नमस्कार साथियों, जीवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको राजस्थान जीके से संबंधित एग्जाम्स में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को कुछ समय तक देखने के बाद आपको वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में आ चुका है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, भारत में कहाँ स्थित है राजस्थान। तो ऑप्शन क्या क्या है इसके। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम और ऑप्शन डी जो है वो है उत्तर पूर्व। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो हमारे भारत का मैप है पूरा और हमारा राजस्थान ये रेड कलर में जो प्रिंट हो रखा है वो राजस्थान है। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइड होती है वो है पश्चिम, ये ईस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो हमारा जो राजस्थान है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है, और ये हमें किलोमीटर में बताना है। देखिए, राजस्थान की जो लंबाई है यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो तो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की, जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमें बताना है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में दूरियों का अंतर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, यानी कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है स्कूल लेक्चरर 2022 के क्वेश्चन जीके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा संभाग है जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर संभाग जो है वो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है। देखिए, जेईएन एग्रीकल्चर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया को किस शहर का स्थापना दिवस माना गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी अजमेर। तो अक्षय तृतीया जो है वो है बीकानेर शहर की स्थापना दिवस माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बीकानेर। और देखिए, बीकानेर शहर की जो स्थापना हुई थी वो 1487 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1487 ईस्वी में। और किसने की थी? राव वीका ने। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। देखिए, जेईएन 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया राजस्थान में। तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1989। तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था को राजस्थान में कब लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1987, यानी ऑप्शन सी। जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था है वो राजस्थान में 1987 में स्टार्ट की गई थी। देखिए, राजस्थान में जो संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त व्यवस्था जो स्टार्ट की गई थी वो सबसे पहले की गई थी 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा। किसकी सरकार द्वारा? हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा।
और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। फिर 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार थी, हरिदेव जोशी सरकार थी, उसमें संभागीय जो व्यवस्था थी उसको शुरुआत दोबारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1987। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय वर्ष में स्थापित किया गया। तो देखिए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय कब स्थापित किया गया था राजस्थान में? ये जो क्वेश्चन है जूनियर इंस्ट्रक्टर में आ चुका है, और इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन डी 2015। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 2019 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से कोई एक कथन है जो कि हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए कौन सा है वो। तो ऑप्शन ए है, कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन क्या क्या है कि यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ठीक है। ऑप्शन सी, इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और ऑप्शन डी जो है, यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता है। देखिए, हाड़ौती पठार के संदर्भ में जो सही बात नहीं है वो है ऑप्शन सी, कि इस पठार का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। ये बात गलत है। देखिए, इस पठार हाड़ौती का जो पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 400 से 500 मीटर है, ना कि 600 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये बात गलत है मतलब। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान में? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी डेप्यूटी जेलर में आ चुका है। तो ऑप्शन ए है रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी खौ और ऑप्शन डी बहराज। तो राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, रघुनाथगढ़ जो कि कहाँ पे है? सीकर जिले में है। कहाँ पर है? सीकर जिले में। और उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ये जो क्वेश्चन है वो एनिमल अटेंडेंट 2023 में आ चुका है। तो राजस्थान का तीज त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी श्रावण, ऑप्शन सी चैत्र और ऑप्शन डी कार्तिक। तो तीज का जो त्यौहार है वो श्रावण महीने में बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्रावण। श्रावण मतलब जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त माह में ये बनाया जाता है। और तीज की सवारी के लिए जो जगह फेमस है वो है जयपुर। तीज की सवारी के लिए जयपुर जगह फेमस है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 7 बार न्यौ त्योहार यह कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो 7 बार न्यौ त्योहार यह कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी जो है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राजस्थान। तो 7 बार न्यौ त्योहार जो कहावत है वो राजस्थान के लिए फेमस है, क्योंकि राजस्थान अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यहाँ जो कि यहाँ पर मेलों और त्योहारों में झलकती भी है।
इसलिए यहाँ पर एक लोकप्रिय कहावत है, 7 वार न्योत वार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो मरुस्थल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मरुस्थल महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है और ये जो महोत्सव है लगभग फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। एनिमल अटेंडेंट 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। तो कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए सीकर में रेवासा, ऑप्शन बी जयपुर में चाकसू में, ऑप्शन सी बीकानेर में कोलायत, ऑप्शन डी टोंक में डिग्गीपुरी। तो जो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो है बीकानेर में कोलायत में लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कपिल मुनि मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बीकानेर के कोलायत में लगता है और यह जो मेला है वो कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। तपोस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहते हैं? तो राजस्थान परंपरा के अनुसार मौसर शब्द किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए मौसर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी मृत्यु भोज, ऑप्शन सी गृह प्रवेश और ऑप्शन डी शादी के अवसर पर रात्रि भोज। तो राजस्थान की परंपराओं में जो मौसर शब्द का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन बी मृत्यु भोज के रूप में। तो ये मृत्यु भोज को संदर्भित करता है जो किसी की मृत्यु के बाद आयोजित किए जाने वाले भोज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। एनिमल अटेंडेंट 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। तो मुस्लिम रामसा पीर के नाम से किसे पूछते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी मेहाजी मंगलिया, ऑप्शन सी देवनारायण जी और ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो रामसा पीर के नाम से मुस्लिम जिसे पूछते हैं वो हैं ऑप्शन ए रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रामदेव जी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो जीण माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी गायत्री। तो जो जीण माता को किस देवी का अवतार माना जाता है वो है ऑप्शन बी दुर्गा माता का। तो जीण माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है और जो इनका मंदिर है वो सीकर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16, देखिए निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? डेप्टी जेलर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो भूमि के रक्षक के रूप में किसको पूजा जाता है? ऑप्शन ए भूमिया जी, ऑप्शन बी जुझार जी, ऑप्शन सी भभूता सिद्ध और ऑप्शन डी खेड़ा जी। तो जो भूमि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है वो है भूमिया जी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उन्हें राजस्थान में भूमि रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? शहनाई जो है वो वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। देखिए सुसिर, ढोल, बीट एवं बैरल। तो देखिए शहनाई जो है वो एक वायु वाद्य यंत्र है, यानी कि जो हवा के द्वारा चलता है, इसे फूंक मारकर चलाया जाता है। तो शहनाई जो है वो वायु वाद्य यंत्र है और वायु वाद्य जो यंत्र हैं वो सुसिर परिवार से संबंधित। अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सुसिर। शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है और जिसे हवा फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है और भारतीय संस्कृति में इसे शास्त्रीय संगीत और विवाह जैसे अवसरों पर बजाया जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ये पंक्तियां महात्मा गांधी द्वारा कही गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि लोबड़ी क्या है? जूनियर इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लोबड़ी क्या है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी एक परिधान। तो देखिए लोबड़ी जो है वो एक लोकगीत है और दीपावली के समय लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को ही क्या कहते हैं? लोबड़ी या हरणी भी कहते हैं। तो लोबड़ी का जो दूसरा नाम है वो है हरणी, इन्हें हरणी भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये मेवाड़ की ओर प्रचलित ज़्यादा है ये लोबड़ी गीत। हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर। तो देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी नाग पहाड़ और ऑप्शन डी अंगसी हिमनद। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है नाग पहाड़ से, अजमेर के नाग पहाड़ों से ये निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। देखिए चूलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़ में। तो देखिए ऑप्शन ए किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन डी लूनी। तो देखिए जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, दाऊ मदन मोहन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो दाऊ मदन मोहन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो दाऊ मदन मोहन धार्मिक स्थल जो है वो भरतपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भरतपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है संत रामदास, ऑप्शन बी संत रामचरण, ऑप्शन सी संत निर्भयंकर और ऑप्शन डी संत चरणदास। तो जो महिला संत दयाबाई थी वो किसकी शिष्या थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संत चरणदास। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो देखिए जो जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य हैं उनकी उत्पत्ति राजस्थान में किस स्थान से मानी जाती है? तो ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य जिसे फायर डांस भी कहते हैं बीकानेर जिले से उत्पन्न हुआ था और लगभग 550 वर्ष से पहले से चली आ रही है लोक सांस्कृतिक परंपरा अपने रात्रि जागरण की शान को यथावत रखते हुए मंची कला के रूप में सामने आती है। तो लगभग 550 साल इसको हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? स्कूल लेक्चरर 2024 में क्वेश्चन पे आ चुका है। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर और जालौर। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है देखिए भीलवाड़ा में भी स्थित है, ब्यावर में भी स्थित है, उदयपुर में भी स्थित है। तो कहाँ स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जालौर। देखिए जालौर में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। स्कूल लेक्चरर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए राज 171 किस्म किस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी मक्का। तो राज 171 जो है वो बाजरे की एक किस्म होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और राज 171 ये जो किस्म है वो सूखे चारे और अनाज के लिए उगाया जाता है, जो 80 से 85 दिनों में सामान्य और खराब वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु को गाय की किस नस्ल के रूप में पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी नागौरी और ऑप्शन डी मालवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान की जो कामधेनु है वो है राठी नस्ल की गाय को माना जाता है। और ये जो राठी गाय की जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है राठी गाय, ये राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में ये राठी गाय पाई जाती हैं। और ये उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं, यानी कि ये ज़्यादा दूध देती हैं और इसे राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो देखिए केवल माउंट आबू में कौन से वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सलार, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और ऑप्शन डी पलास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा माउंट आबू क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय। देखिए माउंट आबू जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय। देखिए माउंट आबू जो है वो राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है और जहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा गुहिल शासक है जो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कालभोज, ऑप्शन बी अपराजित, ऑप्शन सी महेंद्र सेकंड और ऑप्शन डी बप्पा रावल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी बप्पा रावल। बप्पा रावल जो थे वो शिलादित्य के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। स्कूल लेक्चरर 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने महाराणा सांगा को जब वो घायल हो चुके थे तो खानवा के युद्ध से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है चंद्रभान चौहान, ऑप्शन बी करमचंद, ऑप्शन सी पृथ्वीराज और ऑप्शन डी हसन खां मेवाती। तो घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित बसवा तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम था पृथ्वीराज। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए जब युद्ध के मैदान में राणा सांगा घायल हो चुके थे तो युद्ध का मंजर ही बदल गया था और घायल राणा को सिरोही के अखेराज दूधा की देखरेख में पृथ्वी कछवा ने युद्ध क्षेत्र से बाहर पहुंचाया तथा बसवा कहां पर है, दौसा में स्थित है। बसवा दौसा नामक स्थान पर ठहराया गया जहां आज भी राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। तो बसवा में राणा सांगा का क्या है, स्मारक बना हुआ है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। स्कूल लेक्चरर 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो विजय कटवातु की उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ शासक का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह और ऑप्शन डी जो है वो है महाराणा राज सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। देखिए महाराणा राज सिंह ऐसे मेवाड़ शासक थे जिन्हें विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी।
अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? देखिए, पहला राजपूत शासक कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में आ चुका है। हमारा पहला ऑप्शन है भगवान दास, ऑप्शन बी भारमल, ऑप्शन सी मान सिंह और ऑप्शन डी जो है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऐसे कौन से राजपूत थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे भारमल। भारमल ऐसे सबसे पहले राजपूत थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। देखिए, सांवर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया था। तो भारमल की कन्या थी हरकाबाई, जिसे शाहीबाई या योद्धाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। और भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वैवाहिक संबंध सबसे पहले भारमल ने मुगलों के साथ स्थापित किए थे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? तो देखिए, दिल्ली के तोमरों को किसने पराजित किया था? ऐसा कौन सा चौहान शासक था? तो ऑप्शन ए है दुर्लभ राज तृतीय, ऑप्शन बी विग्रह राज द्वितीय, ऑप्शन सी अर्णोराज और ऑप्शन डी जो है वो है विग्रह राज चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक था विग्रह राज चतुर्थ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन सा शासक रोहिलद्दी नाम से जाना जाता था? रोहिलद्दी कौन सा शासक था जो रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रज्जिल, ऑप्शन सी नागवट प्रथम और ऑप्शन डी मंथन देव। तो रोहिलद्दी के नाम से जो शासक जाना जाता था उसका नाम था हरिश्चंद्र। देखिए, राजा हरिश्चंद्र को 2 उपाधियां प्राप्त थी। एक तो थी रोहिलद्दी, एक तो कौन सी थी? रोहिलद्दी, और दूसरी जो उपाधि थी वो थी विप्र राजन ने। ये 2 उपाधियां प्राप्त थी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम देशी रियासत, ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अलवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अंतिम देशी रियासत थी सिरोही, ऑप्शन बी सिरोही। देखिए, अंग्रेजों ने 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य के साथ एक संधि की थी और सिरोही पर जोधपुर राज्य द्वारा दावा किए जाने के कारण उसे संधि बाद में की गई थी। तो ये संधि जो थी वो 1823 में की गई थी सिरोही राज्य के साथ। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? देखिए, प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी बागड़ी और ऑप्शन डी मालवी। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मालवी। तो ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है, जो कि मालवा क्षेत्र की प्रमुख बोली है। और यह बोली जो है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? देखिए, भीम विलास कवि शंकर द्वारा लिखी गई थी, और लेकिन वो किस बोली में लिखी गई है? तो देखिए, ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी ढूंढाड़ी और ऑप्शन डी जो है वो अहीरवाटी। तो भीम विलास जो है वो राजस्थान की अहीरवाटी बोली में लिखी गई है। हमारे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि केयोलिन के नाम से किसे जाना जाता है? डेप्यूटी जेलर 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो केयोलिन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिलिका सैंड को, ऑप्शन बी फायर क्ले,
ऑप्शन सी चाइना क्ले और ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो कैओलिन के नाम से जो जाना जाता है वो है चाइना क्ले। तो ऑप्शन बी जो है वो है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन सी। देखिए जो चाइना क्ले है वो एक प्रकार की मिट्टी है और इसका प्रयोग जो है वो कागज, पेंट और सिरेमिक बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ये प्रेरी 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी जो है वो है अलवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा जहाँ कैल्साइट का भंडार पाया जाता है वो है ऑप्शन ए सिरोही। और देखिए कैल्साइट एक ऐसा खनिज है जो मुख्य रूप से चूना पत्थर और संगमरमर में पाया जाता है। और राजस्थान के जो कैल्साइट के भंडार हैं वो कहाँ पर हैं? सिरोही जिले में है। तो इसलिए कैल्साइट का जो भंडार है सबसे ज़्यादा सिरोही में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तिमड़िया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? देखिए एक आभूषण है तिमड़िया आभूषण जो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन ए है हाथ, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी गला और ऑप्शन डी पैर। तो जो तिमड़िया आभूषण है वो है कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है गले में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये राजस्थानी आभूषण होता है एक जो गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? देखिए एक आभूषण और है बुलाक, वो मानव शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? तो ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन डी कमर। तो बुलाक आभूषण जो है वो नाक में पहना जाता है, नाक पर पहना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या आंसर है? नाक। तो देखिए बुलाक जो है एक जटिल पारंपरिक आभूषण है जिसे नाक के पट पर पहना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया? देखिए कोटा के ऐसे कौन सी क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें तोप के विस्फोट से उड़ाया गया था? तो पहला क्वेश्चन है कुशलराज, दूसरा जयदयाल, ऑप्शन सी खुशहाल सिंह और ऑप्शन डी केसरी सिंह। तो देखिए तोप के विस्फोट से किस क्रांतिकारी नेता को उड़ाया गया था? वो था ऑप्शन बी जयदयाल। देखिए 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति, मतलब 15 अक्टूबर 1857 को एक ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट थे कैप्टन सी ई बार्टन और उनके दो बेटों को विद्रोहियों ने मार दिया था। इस संबंध में 1857 में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें कोटा की क्रांतिकारी जयदयाल सिंह को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। किस लिए? सी बर्टन और उसके पुत्रों को मार डालने के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए स्वांग कलाकार ऐसा कौन सा है जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन ए जानकी लाल भांड, ऑप्शन बी लच्छीराम, ऑप्शन सी मांगीलाल मिस्त्री और ऑप्शन डी गोपी किशन भट्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जानकीलाल भांड। देखिए ये जो थे जानकीलाल भांड एक प्रसिद्ध स्वांग कलाकार थे, यानी लोकनाट्य कलाकार थे। कलाकार थे जिन्होंने राजस्थान की स्वांग कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया था और जिसमें इंडिया फेस्टिवल भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के राज्य पशु हैं। देखिए स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चिंकारा और ऊंट, ऑप्शन बी ऊंट और हाथी, ऑप्शन सी भेड़ और ऊंट और ऑप्शन डी जो है वो है चिंकारा और भेड़। देखिए राजस्थान के जो राज्य पशु हैं वो है एक तो है चिंकारा और एक है ऊंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए जो राजस्थान में राज्य पशु जो हैं उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी तो है जंगली पशु और दूसरी जो श्रेणी है
वो है पालतू पशु। तो जंगली श्रेणी में तो आते हैं कौन से पशु? चिंकारा। और पालतू पशु में आता है ऊंट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो जंगली राज्य पशु है वो कौन सा है, तो वो है ओनली चिंकारा। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का पालतू पशु जो राज्य पशु है वो कौन सा है, वो है ऊंट। और अगर दोनों ही पूछे गए तो चिंकारा और ऊंट दोनों ही राज्य पशु हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। प्रेरी 2024 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मिट्टी, और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो पाई जाती है वो है ऑप्शन सी मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मिट्टी। खासकर ये थार के मरुस्थल में पश्चिम भाग में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है वो रेतीली होती है और कम उपजाऊ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो देखिए राजस्थान में कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी नौकुचिया झील, ऑप्शन सी पिछोला झील, और ऑप्शन डी कोलेरू झील। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। राजस्थान में जो झील है वो है पिछोला झील। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए पिछोला झील जो है वो उदयपुर में एक प्रसिद्ध कृत्रिम झील है, और जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। नौकुचिया झील वो जो है वो यूके यानी उत्तराखंड में है। और कोलेरू झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक आती है, और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि कालीबाई भील का स्मारक कहाँ बना है? देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सीहोट, ऑप्शन बी खाचरोद, ऑप्शन सी रास्तापाल, और ऑप्शन डी पीपलागांव। तो कालीबाई जो भील है इसका जो स्मारक है वो रास्तापाल, ऑप्शन सी रास्तापाल में बना हुआ है। देखिए राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक छोटा सा गांव रास्तापाल की काली भील जो अपने गुरु को बचाने के लिए हाथ में हंसिया लेकर हुकूमत के सैनिकों से अकेले भिड़ गई थी, वो है कालीबाई भील, डूंगरपुर के रास्तापाल की। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? तो वंश भास्कर लिखने वाले कौन से थे? ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी कविराज श्यामल दास, ऑप्शन सी गोविंद गंगाधर पांडे, और ऑप्शन डी दशोरा दुर्लभ राम। तो जो 4 खंडों वाला इतिहास जिसने लिखा था वंश भास्कर, वो किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के नैन्सी री ख्यात के लेखक मूणोत नैन्सी किस शासक के दीवान थे? तो देखिए मूणोती नैन्सी किस शासक के दीवान थे? ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, और ऑप्शन डी सवाई जयसिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मूणोत नैन्सी इनके दीवान थे, मूणोत नैन्सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो बृहत्तर राजस्थान का जो उद्घाटन था वो किसने किया था 30 मार्च 1949 को? तो ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी बीपी मेनन। तो देखिए 1949 में जो राजस्थान का उद्घाटन किया था वो उद्घाटन करने वाले थे ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने राजस्थान का बृहत्तर राजस्थान का जो गठन था वो 30 मार्च 1949 को कर दिया था। दोस्तों ये आज की हमारी
वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।